मदन ने कुछ बरअफरोख्तागी के आलम कहा, तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो। अभी कल ही इस घर में आई हो और यहाँ के सब लोग तुम्हें हमसे ज्यादा प्यार करने लगे हैं। हाँ, इंदु ने कहा, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है मैं दिखावा है ये सब? हाँ। अच्छा जी, इंदु ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, ये सब दिखावा है मेरा। और इंदु उठकर अपने बिस्तर में चली गई और सिरहाने में मुंह छुपाकर सिसकियां भरने लगी। मदन उसे मनाने वाला ही था कि इंदु खुद ही उठकर मदन के पास आ गई और सख्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम जो हर वक्त जली कटी कहते रहते हो, क्या है तुम्हें? हुआ क्या है तुम्हें? शोहराना रौबदाब के लिए मदन के हाथ बहाना आ गया था। जाओ जाओ सो जाओ जाके। मदन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। तुम्हें कुछ नहीं लेना? मुझे तो लेना है, इंदु बोली। जिंदगी भर लेना है। और वो छीना झपटी करने लगी। मदन उसे धुतकारता था और वो उससे लिपट लिपट जाती थी। वो उस मछली की तरह थी जो बहाव में बह जाने की बजाय आबशार के तेज धारे को काटती हुई ऊपर ही ऊपर पहुंचना चाहती हो। चुटकियां लेते हुए हाथ पकड़ती, रोती, हंसती वो कह रही थी, फिर मुझे फाफा कुटनी कहोगे? वो तो सभी औरतें होती हैं। ठहरो, तुम्हारी तो? यूं मालूम हुआ जैसे इंदु कोई गाली देने वाली हो और उसने मुंह में कुछ मिनमिनाया भी। मदन ने मुड़ते हुए कहा, क्या कहा? और इंदु ने अब की सुनवाई देने वाली आवाज में दोहराया। मदन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगले ही लम्हे इंदु मदन के बाजुओं में थी और कह रही थी, तुम मर्द लोग क्या जानो, जिससे प्यार होता है उसके सभी अजीज प्यारे मालूम होते हैं। क्या बाप, क्या भाई और क्या बहन। और अका एकी कहीं दूर से देखते हुए बोली, मैं तो दुलारी मुन्नी का ब्याह करूंगी। हद हो गई, मदन ने कहा, अभी एक हाथ की हुई नहीं और ब्याह की सोचने लगी। तुम्हें एक हाथ की लगती है ना? इंदु बोली और फिर अपने हाथ मदन की आंखों पर रखते हुए कहने लगी, जरा आंखें बंद करो और फिर खोलो। मदन ने सचमुच ही आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर तक ना खोली तो इंदु बोली, अब खोलो भी, इतनी देर में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब ही मदन ने आंखें खोल दी, लम्हा भर के लिए उसे यूं लगा जैसे सामने इंदु नहीं मुन्नी बैठी है और वो खो सा गया। मैंने तो अभी से 4 सूट और कुछ बर्तन अलग कर डाले हैं इसके लिए। और जब मदन ने कोई जवाब ना दिया तो उसे झिझोड़ते हुए बोली, तुम क्यों परेशान होते हो? याद नहीं अपना वचन? तुम अपने दुख मुझे दे चुके हो। मदन ने चौंकते हुए कहा और जैसे बेफिक्र हो गया। लेकिन अब के जब उसने इंदु को अपने साथ लिपटाया तो वहां एक जिस्म ही नहीं रह गया था, साथ एक रूह भी शामिल हो गई थी। मदन के लिए इंदु रूह ही रूह थी। इंदु का जिस्म भी था, लेकिन हमेशा किसी न किसी वजह से मदन की नजरों से ओझल ही रहा। एक पर्दा था, ख्वाब के तारों से बना हुआ, आहों के धुएं से रंगीन, कहकहों के जर तारी चकाचौंध से हर वक्त इंदु को ढांपे रहता था। मदन की निगाहों और उसके हाथों के दुशासन सादियों से द्रौपदी का चीरहरण करते आए थे, जो कि हर्फ ए आम बीवी कहलाती है, लेकिन हमेशा उसे आसमानों से थानों के थान, गजों के गज, कपड़ा नंगापन ढांपने के लिए मिलता आया था। दुशासन थक हार के यहाँ वहां गिरे पड़े थे, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी थी, इज्जत और पाकीज़गी के एक सफेद और बेदाग साड़ी में मलबूस वे देवी लग रही थी। और मदन के लौटते हुए हाथ खजालत के पसीने से तर हुए, जिसे सुखाने के लिए वे उन्हें ऊपर हवा में उठा देता और फिर उंगलियों के बीच में झांकता इंदु का मरमरी जिस्म खुश रंग और गुंदाज सामने पड़ा होता। इस्तेमाल के लिए पास, इब्तिजाल के लिए दूर। कभी जब इंदु की नाकाबंदी हो जाती तो इस किस्म के फिक्रे होते, हाय जी, घर में छोटे बड़े हैं, वे क्या कहेंगे। मदन कहता, छोटे समझते नहीं, बड़े अनजान बन जाते हैं। इसी दौरान में बाबू धनीराम की तब्दीली सहारनपुर हो गई। वहां वे रेलवे मेल सर्विस में सिलेक्शन ब्रिगेड के हैंड क्लर्क हो गए। इतना बड़ा क्वार्टर मिला कि उसमें 8 कूबे रह सकते थे, लेकिन बाबू धनीराम उसमें अकेले ही टांगे फैलाए खड़े रहते। जिंदगी भर वे बाल बच्चों से कभी अलहदा नहीं हुए थे। सख्त घरेलू किस्म के आदमी, आखिरी जिंदगी में इस तन्हाई ने उनके दिल में बहशत पैदा कर दी।
लेकिन मजबूरी थी। बच्चे सब दिल्ली में मदन और इंदु के पास और वहीं स्कूल में पढ़ते थे। साल के खात्मे से पहले उन्हें बीच में उठाना उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा ना था। बाबूजी को दिल के दौरे पड़ने लगे। 12 गर्मी की छुट्टियां हुई। उनके बार बार लिखने पर मदन ने इंदु को कुंदन पाशी और दुलारी के साथ सहारनपुर भेज दिया। धनीराम की दुनिया चमक उठी। कहाँ उन्हें दफ्तर के काम के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी और कहाँ अब काम ही काम था। बच्चे बच्चों ही की तरह जहाँ कपड़े उतारते हैं वहीं पड़े रहते देते और बाबूजी उन्हें समेटते हुए फिरते। अपने मदन से दूर अलसानी हुई रती इंदु तो अपने पहनावे तक से गाफिल हो गई थी। वह रसोई में यूं फिरती थी जैसे काजी हाउस में गाय बाहर की एक तरफ मुंह उठा उठाकर अपने मालिक को ढूंढा करती हो। काम वाम करने के बाद वह कभी अंदर टरकों पर लेट जाती, कभी बाहर कनेर के बूटे के पास और कभी आम के पेड़ तले जो आंगन में खड़ा सैकड़ों हजारों दिलों को थामे हुए था। सावन भादों में ढलने लगा। आंगन में बाहर का दरीचा खुलता तो कवारियां नई ब्याही हुई लड़कियां पैंग बढ़ाते हुए गाती, झूला किन्ने डारो रे अमरिया। और फिर गीत के बोल के मुताबिक 2 झूलती और 2 झुलाती और कहीं 4 मिल जाती तो भूल भुलैया हो जाती। अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरतें एक तरफ खड़ी तका करती। इंदु को मालूम होता जैसे वह भी उनमें शामिल हो गई है। अभी वह मुंह फेर लेती और ठंडी सांसें भरती हुई सो जाती। बाबूजी पास से गुजरते तो उसे जगाने उठाने की जरा भी कोशिश न करते, बल्कि मौका ना पाकर उस सलवार को जो बहू धोती से बदल आती है, जिसे वो हमेशा अपनी सास वाले पुराने सदल के संदूक पर फेंक देती, उठाकर खुंटी पर लटका देते। ऐसे में इन्हीं सब से नजरें बचाना पड़ती, लेकिन अभी सलवार को समेट कर मुड़ते ही तो नीचे कोने में निगाह बहू के महरम पर पड़ जाती। तब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती और वो शिताबी कमरे से निकल भागते जैसे सांप का बच्चा बिल से बाहर आ गया हो। फिर बरामदे में उनकी आवाज सुनाई देने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने बाबूजी की बहू की खूबसूरती की दास्तानें दूर दूर तक पहुंचा दी थी। जब कोई औरत बाबूजी के सामने बहू के प्यारेपन और सुडौल जिस्म की बातें करती तो वो खुशी से फूल जाती और कहते, हम तो धन्य हो गए अमी चंद की माँ, शुक्र है हमारे घर में भी कोई सेहत वाला जीव आया। और ये कहते हुए उनकी निगाहें कहीं दूर पहुंच जाती, जहां दिक्क के आरीजे थे, दवाई की शीशियां, अस्पताल की सीढ़ियां या चींटियों के बिल। निगाह करीब आती तो मोटे मोटे गदराए हुए जिस्म वाले कई बच्चे बगल में जांग पर गर्दन पर चढ़ते उतरते हुए महसूस होते और ऐसा मालूम होता जैसे अभी और आ रहे हैं। पहलू पर लेटी हुई बहू की कमर जमीन के साथ और कूल्हे छत के साथ लग रहे हैं और वो धड़ाधड़ बच्चे जनती जा रही है। और उन बच्चों की उम्र में कोई फर्क नहीं, कोई बड़ा है ना छोटा, सभी एक से जुड़वा तमाम ओम नमो भगवते। आसपास के सब लोग जान गए थे इंदु बाबूजी की चहेती बहू है। चुनाचे दूध और छाछ के मटके धनीराम के घर आने लगे और फिर एकदम सलाम दीन गुजर ने फरमाइश कर दी। इंदु से कहा, बीबी मेरा बेटा RMS में कुली रखवा दो, अल्लाह तुमको अच्छा देगा। इंदु के इशारे की देर थी कि सलाम दीन का बेटा नौकर हो गया, वो भी सार्टर। जो ना हो सका उसकी किस्मत, आसामियां ज्यादा न थीं। बहू के खाने पीने और उसकी सेहत का बाबूजी ख्याल रखते थे। दूध पीने से इंदु को चिढ़ थी। वो रात के वक्त खुद दूध को बालाई में फेंट गिलास में डाल बहू को पिलाने के लिए उसकी खटिया के पास आ जाते। इंदु अपने आप को समेटते हुए उठती और कहती, नहीं बाबूजी मुझसे नहीं पिया जाता, तेरा तो ससुर भी पिएगा, वो मजाक से कहते। तो फिर आप भी लीजिए ना, इंदु हंसती हुई जवाब देती। और बाबूजी एक मसनूई गुस्से से बरस पड़ते, तू चाहती है बाद में तेरी भी वही हालत हो जो तेरी सास की हुई? हूँ इंदु लाड से रूठने लगी। आखिर क्यों ना रूठती? वो लोग नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई ना हो, लेकिन यहाँ मनाने वाले सब थे, रूठने वाला सिर्फ एक। जब इंदु बाबूजी के हाथ से गिलास न लेती तो वह उसे खटिया के पास सिरहाने के नीचे रख देते और ले ये पड़ा है, तेरी मर्जी है तो पी ले, नहीं मर्जी तो ना पी, कहते हुए चल देते। अपने बिस्तर पर पहुंचकर धनीराम दुलारी मुन्नी के पास खेलने लगते। दुलारी को बाबूजी के नंगे पीढ़े के साथ पीढ़ा घुसाने और फिर पेट पर मुंह रखकर फनकड़ा फुलाने की आदत थी। आज जब बाबूजी और मुन्नी ये खेल खेल रहे थे, हंस हंसा रहे थे, तो मुन्नी ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, दूध तो खराब हो जाएगा बाबूजी, भाभी तो पीती ही नहीं। पिएगी, जरूर पिएगी बेटा, बाबूजी ने दूसरे हाथ से पाशी को लिपटाते हुए कहा। औरतें घर की किसी चीज को खराब होते नहीं देख सकती।
अभी ये फिक्रा बाबूजी के मुंह ही में होता कि एक तरफ से हुश है कसम खाने की आवाज आने लगी। पता चलता बहू बिल्ली को भगा रही है और फिर गट गट सी सुनाई देती है और सब जान लेते बहू भाभी ने दूध पी लिया। कुछ देर के बाद कुंदन बाबूजी के पास आता और कहता, बाबूजी भाभी रो रही है। हाय बाबूजी कहते और फिर उठकर अंधेरे में दूर उसी तरफ देखने लगते जिधर बहू की चारपाई पड़ी होती। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो फिर लेट जाते और कुछ समझते हुए कुंदन से कहते, जा तू सो जा, वह भी सो जाएगी अपने आप। और फिर लेटते हुए बाबू धनीराम आसमान पर खुले हुए परमात्मा के गुलजार को देखने लगते और अपने मन में भगवान से पूछते, चांदी के इन खुलते बंद होते हुए फूलों में मेरा फूल कहाँ है। और फिर पूरा आसमान उन्हें दर्द का एक दरिया दिखाई देने लगता और कानों में मुसलसल एक हाँ ओ हूँ की आवाज सुनाई देती, जिसे सुनते हुए वो कहते, जब से दुनिया बनी है इंसान कितना रोया है, और रोते रोते सो जाते। इंदु के जाने से 20-25 रोज ही में मदन ने बावेला शुरू कर दिया। उसने लिखा, मैं बाजार की रोटियां खाते खाते तंग आ गया हूँ, मुझे कब्ज हो गई है, गुर्दे का दर्द शुरू हो गया है। फिर जैसे दफ्तर के लोग छुट्टी की अर्जी के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट भेज देते हैं। मदन ने बाबूजी को एक दूसरे से तस्दीक की चिट्ठी लिखवा भेजी। उस पर भी जब कुछ ना हुआ तो एक डबल तार जवाबी तार के पैसे मारे गए। लेकिन बला से इंदु और बच्चे लौट आए थे। मदन ने इंदु से 2 दिन सीधे मुंह बात ही ना की। यूं दुख भी इंदु ही का था। एक दिन मदन को अकेले में पाकर वो पकड़ बैठी और बोली, इतना मुंह फुलाए बैठे हो, मैंने क्या किया है। मदन ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़, दूर हो जा मेरी आंखों से कमीनी, यही कहने के लिए इतनी दूर से बुलवाया है। हाँ हटाओ अब, खबरदार, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। जो तुम आना चाहती हो तो क्या बाबूजी रोक लेते। इंदु ने बेबसी से कहा, हाय जी, तुम बच्चों की सी बातें करते हो, मैं उन्हें भला कैसे कह सकती थी। सच पूछो तो तुमने मुझे बुलवाकर बाबूजी पर तो बड़ा जुल्म किया है। क्या मतलब। मतलब कुछ नहीं, उनका जी बहुत लगा हुआ था बाल बच्चों में, और मेरा जी, तुम्हारा जी, तुम तो कहीं भी लगा सकते हो। इंदु ने शरारत से कहा और इस तरह से मदन की तरफ देखा कि उसकी मुदाफिते की सारी कुव्वतें खत्म हो गई। यूं भी उसे किसी अच्छे से बहाने की तलाश थी। उसने इंदु को पकड़कर सीने से लगा लिया और बोला, बाबूजी तुमसे बहुत खुश थे। हाँ, इंदु बोली, एक दिन मैं जागी तो देखा सिरहाने खड़े मुझे देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अपनी कसम नहीं, मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम तो मैं नहीं खाती, कोई कुछ भी दे। हाँ, मदन ने सोचते हुए कहा, किताबों में इसे सेक्स कहते हैं। सेक्स, इंदु ने पूछा, वो क्या होता है। वही जो मर्द और औरत एक के बीच होता है। हाय राम, इंदु ने एकदम पीछे हटते हुए कहा, गंदे कहीं के, शर्म नहीं आई बाबूजी के बारे में ऐसा सोचते हुए। तो बाबूजी को ना आई मुझे तो बाबूजी को ना आई तुझे देखते हुए। क्यों। इंदु ने बाबूजी की तरफदारी करते हुए कहा, वो अपनी बहू को देखकर खुश हो रहे होंगे। क्यों नहीं, जब बहू तुम ऐसी हो। तुम्हारा मन गंदा है, इंदु ने नफरत से कहा, इसलिए तुम्हारा कारोबार भी गंदे बिरोजे का है। तुम्हारी किताबें सब गंदगी से भरी पड़ी हैं। तुम्हें और तुम्हारी किताबों को इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे तो जब मैं बड़ी हो गई तो मेरे पिताजी ने मुझसे अधिक प्यार करना शुरू कर दिया था। तो क्या वो भी वह था निगोड़ा जिसका तुम अभी नाम ले रहे थे। और फिर इंदु बोली, बाबूजी को यहाँ बुला लो, उनका वहां जरा भी जी नहीं लगता। वो दुखी होंगे तो क्या तुम दुखी नहीं होंगे। मदन अपने बाप से बहुत प्यार करता था। घर में माँ की मौत ने बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा असर मदन पर ही किया था। उसे अच्छी तरह से याद था, माँ के बीमार रहने के 22 जब भी उसकी मौत का ख्याल मदन के दिल में आता तो आंखें मूंद कर प्रार्थना शुरू कर देता, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो। अब वो नहीं चाहता था कि बाप की छत्र छाया भी सर से उठ जाए, खासतौर पर ऐसे में जबकि वो अपने कारोबार को भी जमा नहीं पाया था। उसने गैर यकीनी लहजे में इंदु से सिर्फ इतना कहा, अभी रहने दो बाबूजी को, शादी के बाद हम दोनों पहली बार आजादी के साथ मिल सकते हैं। तीसरे चौथे रोज बाबूजी का आंसुओं से डूबा हुआ खत आया। मेरे प्यारे मदन के तखातुब में मेरे प्यारे के अल्फाज शोर पानियों में धुल गए थे। लिखा था, बहू के यहाँ होने पर मेरी तो वही पुराने दिन लौट लौट आए थे। तुम्हारी माँ के दिन जब हमारी नई शादी हुई थी तो वो भी ऐसी ही अल्हड़ थी। ऐसे में उतारे हुए कपड़े इधर उधर फेंक देती और पिताजी समेटते फिरते, वही सदल का संदूक, वही 20वीं खलजन में बाजार जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कुछ नहीं तो दही बड़े या रबड़ी ला रहा हूँ। अब घर में कोई नहीं, वो जगह जहाँ संदल का संदूक पड़ा था खाली है। और फिर एक आधे संतर और धुल गई थी। आखिर में लिखा, दफ्तर से लौटते समय यहाँ के बड़े बड़े अंधे कमरों में दाखिल होते हुए मेरे मन में एक होल सा उठता है। और फिर बहू का ख्याल रखना, उसे किसी ऐसी वैसी दाया के हवाले मत करना। इंदु ने दोनों हाथों से चिट्ठी पकड़ ली, सांस खींच ली, आंखें फैलाती शर्म से पानी पानी होती हुई बोली, मैं मर गई, बाबूजी को कैसे पता चल गया। मदन ने चिट्ठी छुड़ाते हुए कहा, बाबूजी क्या कहते हैं, दुनिया देखी है, हमें पैदा किया है। हाँ,
मगर इंदु बोली अभी दिन ही कितने हुए हैं, और फिर उसने एक तेज सी नज़र अपने पेट पर डाली जिसने अभी बढ़ना भी शुरू नहीं किया था, और जैसे बाबूजी या कोई और उसे देख रहा उसने साड़ी का पल्लू उस पर खींच लिया और कुछ सोचने लगी। जब ही एक चमक सी उसके चेहरे पर आई और वो बोली, दोस्तों कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।